हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों, ये आयोग का हमारा कंपेयर वीडियो है जिसमें आज हम यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एससी और एसटी आयोग के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। और देखिए, एक क्वेश्चन में आपको डाउट है कि जो भारत निर्वाचन आयोग होता है उसमें जो अन्य अन्य आयुक्त होते हैं तो उनका जो कार्यकाल हमने बताया था आपको 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष। ठीक है, तो देखिए ये जो कार्यकाल आपको 6 वर्ष और 65 वर्ष भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा। बाकी जो संविधान है उसमें इनके कार्यकाल का वर्णन नहीं है, यानी कि जो निर्वाचन आयोग है तो उनके कार्यकाल का वर्णन नहीं है कि कितना ये कार्यकाल इनका यहाँ पर रहेगा। तो ये राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर इनका जो कार्यकाल है वो निर्धारित रहेगा। बाकी अगर एक चीज़ देखा जाए तो यहाँ क्या है, जो उच्च न्यायालय होता है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है तो सेम टू सेम वैसी ही इनकी थोड़ी थोड़ी क्या है प्रक्रिया होती है। आप देखोगे कि जो निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसे हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान यहाँ पर होती है। ठीक है, तो हम उनके जो कार्यकाल होता है उसी प्रकार इनका भी यहाँ पर कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, तो 6 वर्ष से 62 वर्ष ये राइट आंसर है। ठीक है, बाकी और यहाँ पर हम कंफर्म करके आपको यहाँ पर बता देंगे। बाकी इसका वर्णन नहीं है, राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं इनका कार्यकाल। अगर ऑप्शन में अगर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित दिया होगा तो आपको वही टिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर किस प्रकार से हमें ये आयोग को यहाँ पर देखना है। देखिए ये आयोग का हमने यहाँ पर कंपेयर वीडियो बनाया है, जैसे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एससी और ये इधर हो गया एसटी आयोग। अब इसके गठन की बात करते हैं तो ये 19 फरवरी 2004 को इसका गठन हुआ था। बाकी इसका गठन पहले ही हो चुका था तो उसका भी थोड़ा सा यहाँ पर आपको शॉर्ट सा इतिहास आपको यहाँ पर बताएंगे। तो ये 19 फरवरी 2004 को हुआ था और 89वां संविधान संशोधन 2003 में ये पृथक हुआ था, यानी कि इससे पहले ये जो दोनों आयोग थे ये कंबाइन थे। ठीक है, उसके बाद में इसका भी यहाँ पर 19 फरवरी 2004 को ही हुआ था और ये यहाँ पर भी 89वां 2003 के तहत इन्हें पृथक किया गया था, इन दोनों आयोग को अलग अलग किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं इसका जो प्रावधान है। देखिए अब इसका प्रावधान कहाँ कहाँ है, तो 65वां संविधान संशोधन 1990 में इसे संवैधानिक आयोग बनाया गया था। उसके बाद में 89वां संविधान संशोधन 2003 में इसे पृथक किया गया था, तो पृथक हुआ और फिर इसे संविधान के अनुच्छेद 338 में इसे जोड़ा गया। ठीक है, तो एससी आयोग का वर्णन 338 में है और एसटी आयोग का वर्णन 338 का में है। बाकी यहाँ पर सारी प्रोसेस सेम है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये ऐसा लिख दिया है। उसके बाद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये कंबाइन था इसके पहले, तो ये यहाँ पर हमने ये वाला यहाँ पर लिखा है। उसके बाद में बात करते हैं परिभाषा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होता है कि अगर आयोग की बात की जाए तो आयोग का वर्णन अनुच्छेद 338 में है। ठीक है, और इधर 338 का में है। और परिभाषा की बात की जाए कि अनुसूचित जाति की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो 366 के खंड 24 में है और अनुसूचित जनजाति का जो वर्णन है वो 366 के 25 में है। तो ये आपको ये चारों चीज़ें यहाँ पर याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये इनसे यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये जैसे कि इतिहास से भी रिलेट करते हैं, संविधान से भी रिलेट करते हैं और उसके बाद में इन आयोग से भी, तो इन प्रश्नों के पूछे जाने की ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। नोट करके मैंने पॉइंट लिखा है कि अनुच्छेद 330 में क्या लिखा है कि लोकसभा में एससी और एसटी के स्थानों के आरक्षण की यहाँ पर बात की गई है। अब दोस्तों जैसे कि एक क्वेश्चन और है कि अभी आंसर राइटिंग करनी चाहिए कि नहीं। ठीक है, आंसर राइटिंग अभी करनी चाहिए कि नहीं, तो हमारे हिसाब से यदि देखा जाए तो अभी आंसर राइटिंग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी देखिए अभी आपके प्रीलिम्स को भी टाइम है, उसके बाद में मेंस को भी अभी टाइम है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, जो प्रीलिम्स प्री प्लस मेंस में जो कंबाइंड सिलेबस है ना, अब कंबाइंड सिलेबस कौन कौन से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो ये सब कंबाइंड सिलेबस है। तो इन्हें आपको सिर्फ अभी पढ़ना है और अपने छोटे छोटे अभी नोट्स बना के रखना है। अभी आंसर राइटिंग का टाइम नहीं आया, क्योंकि देखिए आंसर राइटिंग कब की जाती है, जब आपने जैसे कि पेपर फर्स्ट है आपका, पेपर फर्स्ट आपने पूरा अच्छे से उसे पढ़ लिया है, उसके अपने हिसाब से आपने नोट्स बना लिए हैं, उसके बाद फिर आंसर राइटिंग करो तो अच्छा लगता है। क्योंकि उससे क्या होता है कि हमें पता रहता है कि हमने इतना पढ़ चुके हैं, तो अब आंसर लिख कर देखते हैं कि हम कितना यहाँ पर लिख पाते हैं। अब ये अभी जैसे कि आपसे यदि आंसर राइटिंग का कहा जाएगा, अगर आंसर राइटिंग करने का कहा जाएगा तो आपने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, उसके बाद में आप जैसे आंसर राइटिंग करोगे तो फिर देख देख के लिखोगे, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। पहले क्या कीजिए, पहले पेपर को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे कि पेपर फर्स्ट है तो पेपर फर्स्ट तो पूरा प्रीलिम्स से रिलेटेड है, तो उसे पहले पेपर फर्स्ट को अच्छे से पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद में
उसकी आंसर राइटिंग कीजिए। और आंसर राइटिंग करने का जो सही समय होता है वो प्रीलिम्स के बाद ही होता है। प्रीलिम्स के बाद क्या करना रहता है, फिर नोट्स बनाने का और सिनॉप्सिस बनाने का टाइम नहीं रहता, वो सब अभी है आपके पास। तो अभी क्या कीजिए, अभी टॉपिक पढ़िए, नोट्स बनाइए, और जो फिर प्रीलिम्स जैसे ही आपका कंडक्ट होगा उसके बाद में आपको क्या करना है, प्रीलिम्स जैसे ही हुआ फिर आपके पास 2 से 3 महीने रहेंगे, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको आंसर राइटिंग ही करना है। ठीक है दोस्तों, और बाकी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जिसको जैसा लग रहा है। देखिए जो नए हैं तो उनको ये वाली रणनीति फॉलो करना चाहिए, और जो पहले दे चुके हैं या फिर जो जो मेंस वाले हैं तो वो अपने हिसाब से किसी भी प्रकार से यहाँ पर रणनीति से चल सकते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने पहले से भी थोड़ा बहुत पढ़ के रखा है। अब निकाय की बात करते हैं तो ये संवैधानिक निकाय बन चुके हैं। ठीक है, तो ये भी सेम संवैधानिक निकाय है। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं नोडल मंत्रालय कौन सा है। तो देखिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, यानी कि अगर एससी आयोग की बात की जाए तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। और इसमें आपको यहाँ पर विशेष तौर पे ध्यान रखना है, एसटी आयोग में जनजातीय मामलों का मंत्रालय। ठीक है, इसमें जनजातीय मामलों का मंत्रालय होगा, और इसमें यहाँ पर ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अब मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय तो आप सभी को पता ही है, नई दिल्ली में ही होता है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर के जितने भी आयोग हैं तो नई दिल्ली में ही है। अब संरचना की यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए संरचना दोनों की लगभग सेम ही है, अब इसमें थोड़ा सा कुछ अंतर है तो वो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखिए 5 सदस्यीय संस्था है। ठीक है, सदस्य में आप सभी को पता है, सदस्य में अध्यक्ष और सदस्य दोनों आ जाते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होगा जिसे केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा, और वो एससी का ही होना चाहिए। ठीक है, वो व्यक्ति एससी का ही होना चाहिए। इसके बाद में एक उपाध्यक्ष होगा। अब ये व्यक्ति कोई सा भी हो सकता है, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, किसी भी प्रकार का ये व्यक्ति हो सकता है, और यहाँ पर जो अध्यक्ष होगा वो एससी का ही होना चाहिए। उसके बाद में उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है, जो केंद्र स्तर के राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 3 सदस्य होंगे तो इन्हें सचिव का दर्जा दिया जाता है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए इनका थोड़ा सा अध्यक्ष का सिर्फ इतना सा है कि इसे प्रसिद्ध राजनीति सामाजिक कार्यकर्ता इन चीज़ों का थोड़ा सा यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। तो सेम टू सेम यही संरचना इसकी भी है एसटी आयोग की। अब इसमें यहाँ पर नोट करके पॉइंट लिखा है, जो अध्यक्ष है वो एसटी का होना चाहिए। यहाँ पर अध्यक्ष जो है एसटी का होना चाहिए, और जो 3 सदस्य है, अब 3 सदस्य में से एक महिला सदस्य होना यहाँ पर अनिवार्य है। उसके बाद में उपाध्यक्ष, अब देखिए यहाँ पर एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, तो इनमें से कम 2 एसटी के होना चाहिए। तो ये इतनी यहाँ पर प्रोसेस है। ठीक है, तो इस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था है। उसके बाद में यहाँ पर योग्यता की बात की जाए तो योग्यता का वर्णन नहीं है। योग्यता हमने आपको यहाँ पर बता दिया है, प्रसिद्ध राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ता हो तो ये इन्हें क्या करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं। अब राष्ट्रपति करते हैं इन्हें नियुक्ति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति करते हैं अध्यक्ष प्लस सदस्य 2 बार नियुक्त। अब यानी कि ये 2 बार नियुक्त हो सकते हैं सिर्फ, इसके बाद नहीं हो सकते, यानी कि तीसरी बार ये नियुक्ति नहीं हो सकते। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। उसके बाद में यहाँ पर शपथ का प्रावधान इनका नहीं है। कार्यकाल की बात करते हैं तो 3 वर्ष है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ 3 वर्ष रहता है तो अधिकतर में क्या होता है, वो पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। तो देखिए भले ही यहाँ पर 2 बार नियुक्ति हो रही है तो पर पुनः नियुक्ति के पात्र तो हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर भी कार्यकाल 3 ही वर्ष है। वेतन भत्ते, सेवा शर्तें और जो कार्यकाल होता है तो ये सब किसके द्वारा निर्धारित होते हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर निर्धारित होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो 3 वर्ष है सामान्यतः है, यानी कि अधिकतर देखा जाए तो 3 वर्ष ही रहता है। बाकी राष्ट्रपति यहाँ पर निर्धारित करते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष भी कर सकते हैं, बाकी 3 वर्ष ही यहाँ पर माना जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। और इधर भी सेम ऐसा ही है, राष्ट्रपति द्वारा ही यहाँ पर ये सब चीज़ें निर्धारित होती है। उसके बाद में यहाँ पर त्यागपत्र और हटाना, तो त्यागपत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। और लगातार 3 बैठकों में एब्सेंट रहा हो, यानी कि लगातार 3 बैठकों में यदि अनुपस्थित रहा हो तो भी राष्ट्रपति यहाँ पर हटा सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 बैठक वाला आप ध्यान रखोगे, कुछ कुछ आयोग में ही ये 3 बैठक वाला प्रावधान है। बाकी अन्य आयोग में सिर्फ साबित कदाचार, दिवालिया है ना, तो असमर्थता, इस प्रकार के वहाँ पर आधार हैं। इधर भी सेम ऐसा कि ऐसा ही है। उसके बाद में यहाँ पर प्रतिवेदन की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति कहाँ, संसद के समक्ष यहाँ पर रखवाएंगे। यदि राज्य से संबंधित कोई सा प्रतिवेदन या रिपोर्ट है तो वो संबंधित राज्यपाल को देंगे, यानी कि उस राज्य का जो राज्यपाल होगा तो उसे देंगे। सेम टू सेम यहाँ भी यही प्रक्रिया है। उसके बाद में यहाँ पर शक्ति की बात करते हैं तो दीवानी और सिविल न्यायालय की शक्ति है। इधर भी दीवानी और सिविल न्यायालय की शक्ति है। अब ये आपको थोड़ा विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान रखना है, यह आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो एससी आयोग है उसका राज्य स्तरीय कार्यालय
कितनी जगह है, तो ये 12 राज्यों में है। ठीक है, तो 12 राज्यों में है यानी कि 12 जगह पर है, 12 क्षेत्रों पर है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो। और इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो 6 जगह हैं। अब देखिए ये थोड़े कम हैं, तो ये हमें याद भी रखना है कहाँ कहाँ, क्योंकि इसका आने का चांसेस इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये MP में भी है। तो देखिए भोपाल में है मध्य प्रदेश में, उसके बाद में जयपुर राजस्थान, रांची झारखंड, भुवनेश्वर उड़ीसा और रायपुर छत्तीसगढ़। तो ये 6 जगह इसके यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इसका थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं, तो इसका देखिए शॉर्ट में हम इतिहास समझने की कोशिश करते हैं। 1978 की बात की जाए तो जब SC और ST जो आयोग था ये साथ में बना था, है ना, जब ये क्या था, ज्वाइंट था, यानी कि दोनों एक साथ थे। उसके बाद में इसके जो उस टाइम जो अध्यक्ष थे सबसे पहले, तो ये भोला पासवान शास्त्री। अब यहाँ पे आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। अब 1987 की बात की जाए कि 1987 की बात की जाए तो SC और ST आयोग को सांविधिक या वैधानिक दर्जा दिया गया था। यानी कि अगर ये पहले की बात की जाए, जब पहले ये बना था तब ये गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय था, और फिर उसके बाद में इसे सांविधिक या वैधानिक निकाय इसे बना दिया गया था 87 में। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 1987 में। उसके बाद में यहाँ पर 1990 जैसे ही आता है जब 65वां संविधान संशोधन, तो SC और ST आयोग को संवैधानिक दर्जा तब दिया गया था। ठीक है, तो देखिए ये सांविधिक दर्जा था, यानी कि संसद ने कानून पास करके इसे सिर्फ बना दिया गया था। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी कि अनुच्छेद 338 और 338 काम में इसे जोड़ दिया गया था, यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर 2003 की बात करते हैं तो 89वां हुआ था, तब इन दोनों आयोग को पृथक पृथक कर दिया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। और तब इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं, तब उसके अध्यक्ष कौन थे, विजय सोनकर शास्त्री। यानी कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जब ST और SC आयोग को जब अलग किया गया था तब उसके अध्यक्ष कौन थे, या फिर ST आयोग को पृथक किया गया था तब उसके अध्यक्ष कौन थे। इस प्रकार से यहाँ पर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2004 की बात करते हैं तो 2004 में ये अलग आयोग बन गया था, तब इसके प्रथम अध्यक्ष थे सूरज भान और उपाध्यक्ष कौन थे, फकीर भाई। और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कौन है दोस्तों, वर्तमान में है डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, उपाध्यक्ष है L मुरुगन, और जो L पुनिया है वो 2 कार्यकाल तक अध्यक्ष रहे थे, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम ST आयोग में। ST आयोग में जो जब 2004 में ये पृथक हुआ था आयोग, तो वो तब कौन थे, इसके प्रथम अध्यक्ष कुंवर सिंह टेकाम। वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो विजय सांपुला, और उपाध्यक्ष कौन है, अनुसुईया उइके। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ST और SC आयोग यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में जो मध्य प्रदेश में जो SC और ST आयोग है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, और OBC आयोग भी देखेंगे, राज्य में भी केंद्र में भी, और हमारे जो केंद्रीय सतर्कता आयोग और हरित प्राधिकरण आयोग जो बचा है NGT, और उसके बाद में यहाँ पर जो खाद्य प्रसंस्करण आयोग है हमारा खाद्य संरक्षण आयोग, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो 1 से 2 वीडियो और आएंगे, 3 वीडियो में हमारे यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट वहाँ पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ग्रुप में आ जाओगे। तो वहाँ हम विशेष चीज़ें वहाँ पर भेजते हैं, तो आपके वहाँ से काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अभी हम मेंस के भी हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। वो किसी को अगर नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमारे नोट्स देख के थोड़ा सा अपना जो आइडिया है वो यूज़ करके अपने नोट्स वहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।